हम लोग बात कर रहे थे भाई टेंशन की। टेंशन में मतलब ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से जरा। इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से मतलब ऐसा समझ सकते हैं जिसमें तुमने देखा होगा जैसे दो चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ा हो तुमने, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है के Q1 Q2/r², ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। फिर आयनिक बॉन्डिंग वगैरह में इन्वॉल्व फोर्सेस को तुमने अगर थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। किस सेंस में कि देखो, जैसे ये स्ट्रिंग है, आवाज पहुंच रही है क्या सबको? अटक अटक क्या आ रही है सब। यार अब क्या बताऊं, देखो मैंने दूसरा कनेक्शन बदल लिया, पहले वाले ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। आज का पता नहीं नेटवर्क में क्या इश्यू है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अभी भी प्रॉब्लम? हेलो हेलो। अब भी क्लियर नहीं है? सिद्धांत? अटक अटक क्या आ रही है सर मेरे पास तो। ध्रुव? सर थोड़ी सी अटक रही है। यार क्या करें बताओ, मैं दो बार तो कनेक्शन देखना जरा, अभी भी प्रॉब्लम है जी? नहीं है क्लियर? सब सही है पहले से सर। चलो तुम ये देखो जरा कि जैसे हम अगर एक स्ट्रिंग को देखते हैं, मान लीजिएगा कि ये कोई स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करते हैं, तो ये स्ट्रिंग के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, वो आपस में कनेक्टेड है बॉन्ड से। समझ रहे हो ना? तो जैसे अगर हम इस स्ट्रिंग को दोनों साइड पुल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पुलिंग करने से ये जो ये एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड है, हम इनको बेसिकली दूर कर रहे हैं, जो इनकी नेचुरल स्टेट नहीं है। तो इसकी वजह से ये अपनी नेचुरल पोजीशनिंग का जो अल्टरेशन है उसका अपोज करते हैं। तो उस अपोजिशन की वजह से ही एक रेस्ट्रिक्शन फोर्स, टेंशन जनरेट होता है। मतलब नेचुरल स्टेट में जो एटम मॉलिक्यूल जहां पे प्लेस्ड है, अगर तुम उनकी उस नेचुरल पोजीशन में अल्टरेशन करने की कोशिश करो, तो जो एटम मॉलिक्यूल है अपनी नेचुरल एडजस्टमेंट की अल्टरेशन का जब अपोज करेंगे, दैट गिव्स राइज टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। एग्री हो सब लोग इस बात से? हेलो? यस सर। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो टेंशन है स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। अब तुम ध्यान से समझना कि जैसे ये ब्लॉक है, अगर हम इस ब्लॉक को देखते हैं, तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स डायरेक्टेड है अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना? मैं काम कर लेता हूँ यार, इसमें देख के भी ना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, फिर कुछ बात बनती है। देखना भाई, अब थोड़ी वॉइस क्लियरिटी है क्या? हाँ सर अब सही है एकदम।
ठीक है, मैं कह रहा था कि टेंशन जो है वो किसी भी स्ट्रिंग में हमेशा एक पुलिंग टाइप का फोर्स होता है, ठीक है ना। तो पुलिंग टाइप का फोर्स है, तो जैसे कि अगर ये एक ब्लॉक है एम मास का, हम इसके ऊपर एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके इसको हम दूर खींच रहे हैं, तो तुम ये देखना कि पुलिंग फोर्स जो होगा वो हमेशा किस तरफ एक्ट करेगा। जैसे ये ब्लॉक है एम मास का, तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर तुम्हें फोर्स मार्क करना है, किस तरफ मार्क करोगे? मतलब ये फोर्स कौन सा फोर्स है? पुश। ये तो पुश है एक तरह का। हमने कहा कि स्ट्रिंग की टेंशन हमेशा ही पुलिंग नेचर की होती है, ऑलवेज। तो स्ट्रिंग की टेंशन जो होगी, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी के लिए जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड बॉडी है और हमें उस पर टेंशन मार्क करनी है, तो हमें अवे फ्रॉम द सिस्टम मार्क करनी पड़ेगी हमेशा। बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। स्ट्रिंग को हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम मार्क करनी पड़ेगी। एग्री हो ना सब लोग इस बात से? यस सर। कभी भी ये टुवर्ड्स द सिस्टम नहीं होगी, बस ध्यान रखें, ठीक है भाई। जो सर लास्ट स्लाइड थी उस पर कुछ समझ नहीं आया था। ये तो मैं ये बता रहा था कि जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स इस तरह का, जैसे दो चार्जेस जो हैं वो कुछ दूर रखे हैं तो उनके बीच में ये फोर्स इन्वॉल्व है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग है वो छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल से कंस्ट्रक्टेड है। यस सर। तो और उनकी अपनी नेचुरल एडजस्टमेंट है नेचर में। तो जैसे हाँ सर। अगर अगर हम इस स्ट्रिंग को दोनों एंड से पुल करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन एटम्स मॉलिक्यूल को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं इनकी नेचुरल पोजीशनिंग से। ठीक है सर। तो ये जो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल हैं अपनी इस नेचुरल एडजस्टमेंट वाली पोजीशन में अल्टरेशन का अपोज करते हैं, और उस अपोजिशन की वजह से ही टेंशन अराइज होती है। ओके सर। ठीक? तो मैं बता रहा था बेसिकली कि जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में ये हमेशा पुलिंग टाइप का फोर्स है। तो जब भी किसी बॉडी को जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उस बॉडी के ऊपर हमें स्ट्रिंग फोर्स दिखाना है, टेंशन, तो हमेशा उसको मार्क करिएगा अवे फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, जैसे कि अगर ये दो ब्लॉक अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये, तो अब मान लो कोई आदमी से ऊपर खींच रहा है फोर्स से, तो ध्यान से देखना जरा, जो M1 ब्लॉक है ये M2 ब्लॉक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जरा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्ट्रिंग जो कनेक्ट कर रही है दोनों को, हमने अज्यूम कर लिया कि वो टेंशन उसमें टी है, ठीक है ना। तो तुम ये देखना कि अगर तुम यहाँ पे खड़े हो अर्थ पे और इस सिस्टम की तरफ देख रहे हो, तो तुम डायरी में इन दोनों ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको नोट करने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम क्या क्या नोट करोगे? तुम ये कह रहे हो कि अर्थ ग्रेविटी में सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसको भी कर रही होगी। कितना फोर्स लगा रही होगी? M1G। इसको भी कर रही होगी, कितना फोर्स लगा रही होगी? M2G। एक आदमी ने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, वो ऊपर की तरफ मार्क हो गया। अब जब बारी आएगी टेंशन की, तो ये स्ट्रिंग की टेंशन दोनों बॉडी पे लगेगी, एक्शन रिएक्शन लॉ से। तो ये देखना कि ये टेंशन जो है इस M1 पे अवे फ्रॉम द बॉडी नीचे की तरफ मार्क होगी, और इसमें अवे फ्रॉम द बॉडी ऊपर की तरफ मार्क होगी। इन दोनों के ऊपर तुम्हें फोकस करना है, डायरेक्टेड है अवे फ्रॉम द बॉडी। ये आगे तुम्हारे बहुत काम आने वाली चीजें हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। मतलब इनके बगैर इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे नहीं, तो एक एक स्टेप के ऊपर ध्यान से फोकस करना। टेंशन किस तरफ मार्क करनी है, बाइंड फोर्स किस तरफ मार्क करना है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किधर मार्क करना है, टेंजेंशियल। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। मतलब आगे जाके ये काउंट होगा किस चीज में, ये एक नया टॉपिक आ जाएगा आगे इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर तुमने लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बगैर करने की कोशिश करी तो वो क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। उसमें हम वेरियस फोर्सेस को रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में मार्क करते हैं, तो इसलिए फोर्सेस की मार्किंग होना जरूरी है। ठीक है ना भाई? ठीक है सर। हाँ, अब तुम देखो तो जरा। ये जो टेंशन है वो स्ट्रिंग की है ना? हाँ, ये स्ट्रिंग वाली टेंशन। जब तुम अपने
हाथ से मान लो दो ब्लॉक एक दूसरे से बांध लो, तो ये स्ट्रिंग टेंस रहती है नहीं रहेगी? यस sir. सर। हाँ, तो ये वही चीज है। अब इसके बाद में देखो होता क्या है कि जो स्ट्रिंग है, जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये स्ट्रेट भी होती है और भाई ये कर्व्ड भी हो सकती है, ठीक है ना? तो जो स्ट्रेट स्ट्रिंग है जैसे ये है, तो स्ट्रेट स्ट्रिंग में हम टेंशन को अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मार्क करते हैं, ठीक है? Yes sir. पर जब कर्व्ड स्ट्रिंग होगी तो ये इंपॉर्टेंट केस है, मार्क इसमें भी हम अलोंग द लेंथ ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम कर्व्ड स्ट्रिंग को देखेंगे तो देखो उसमें होगा क्या कि ये अभी भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा ना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखेंगे जरा वो देखते हैं। ये कोई एक स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग को भी मैंने थोड़ा सा इसलिए दो लेयर में दिखाया है जिससे कि इसकी स्टडी करने में हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है? ठीक है सर। मतलब ये एक स्ट्रिंग है मोटी, और इस मोटी स्ट्रिंग में भाई हमने क्या करना है कि अब इसमें टेंशन कैसे डेवलप हो सकती है तुम ये समझो जरा। ऐसा समझो कि जैसे सपोज कीजिएगा तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है और ये चार्ज स्ट्रिंग है। कैसी है? चार्ज। Charged. और तुमने इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस स्ट्रिंग का बिहेवियर किस तरह से होगा? रिपेल होगी सारी आउटसाइड की ये तरफ। सारी आउटसाइड जब ये बाहर को ऐसे जाएगी, तो जैसे लड़कियां थोड़ी सी इस चीज को ठीक से समझेंगी कि जब ये अपने हेयर बैंड को यूज करते हैं ना, बाल वाल बांधने में जो रबर बैंड यूज करती है, तो उसको कभी कभी ये अपनी उंगलियों में डाल लेती हैं, फिर उसको उंगलियों से जब फैलाती है तो तुम अपनी उंगलियों के ऊपर हेयर बैंड के स्ट्रेस को फील कर सकती हो। समझ पा रही हो? यस सर। मतलब कभी कभी ना जब बाल बनाती हैं लड़की, तो जैसे ये सपोज करो ये उंगलियां हैं तुम्हारी इस तरह से, तो ये इस तरह से, ये, तो कभी कभी तुम लोग ऐसे सर्कुलर डाल लेती हो उसे अपनी उंगली पर फैलाने के लिए बाहर, ठीक है ना? तो यस सर। तो उस टाइम तुम्हें उसकी टेंशन फील होती है कि ये टेंस है एक्चुअली। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रिंग में हम, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, ध्यान रखना इसको। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मार्क करेंगे? अब देखो तुम ध्यान से, कर्व्ड स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रेट होती तो हम इसके लेंथ के पैरेलल टेंशन मार्क कर देते। तो तुम ये देखो कि हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं इस तरह से। ध्यान से समझने की कोशिश करना जरा कि अगर ये इस तरह की स्ट्रिंग थी मान लो ऐसे, तो इसमें क्या था कि अगर हम इसके छोटे छोटे सेक्शंस को देखें इनको, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे ऐसे। थे। मतलब मैं तुम्हारे लिए इन्हें थोड़ा अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। ऐसे, तो तुम ये देखना कि जब हम इस स्ट्रिंग को ऐसे बाहर की तरफ फैलाएंगे तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से टेंशन मार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये
टेंशन मतलब ये तो छोटी जो लेंथ है, ये तो स्ट्रेट लेंथ है ना जैसे इसकी है, हाँ सर। तो स्ट्रेट लेंथ पर टेंशन स्प्रिंग की लेंथ क्या लॉन्ग भी तो लगती है, ऐसे लगेगी भाई, ऐसे 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 ऐसे। बोलो, ये बात समझ नहीं आएगी। आ गई सर। अच्छा, अगर हम खाली इस छोटे सेक्शन को अगर ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो तुम इस टेंशन को देखो जरा, अगर तुम इसको मार्क करते हो तो उस छोटे एलिमेंट के लिए टेंजेंशियल चली जाएगी। हाँ सर। तो तुम ये बात समझना कि जब स्ट्रिंग में हम सर्कुलर टाइप की स्ट्रिंग होगी, तो उस स्ट्रिंग में हम टेंशन जब भी मार्क करेंगे तो उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके, और उस छोटे सेक्शन के लिए टेंजेंशियली हमें टेंशन मार्क करनी पड़ेगी, ऐसे। नहीं समझ आया? ठीक है सर। अगर हमें इस सेक्शन में टेंशन मार्क करनी है तो हम इस छोटे एलिमेंट के लिए ऐसे मार्क कर लेंगे। बस इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखना, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज वैसे ही हो जाएंगे बिना किसी और चीजों की हेल्प के। ठीक है भाई। यस। अब हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ अराइज होंगी अलग अलग तरह की, उनमें से हमारे पास सिचुएशन अराइज हो सकती है इस तरह की कि एक स्ट्रिंग है, वो किसी एक फिक्स सपोर्ट से अटैच है, और उसको कोई आदमी यहाँ पे पुल कर रहा है, तो इसकी लेंथ ऐसे होगी, टेंशन लेंथ के पैरेलल। यस सर। तो ऐसी सिचुएशन में ये मासलेस स्ट्रिंग है। इन सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन हमेशा गलती करोगे, ध्यान रखना। तो मासलेस स्ट्रिंग में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो और वो दूसरी तरफ फिक्स सपोर्ट से अटैच है, तो इसमें टेंशन जो है, टेंशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एंड इज इक्वल टू पुलिंग फोर्स। जो फोर्स हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल होगी। ठीक है ना? यस सर। कैसे होती हैं ये सब चीजें, क्यों इक्वल होगी, वो हम आगे जब एफबीडी पढ़ेंगे तब पता करेंगे, अभी फिलहाल तो तुम देखो। अब सपोज कीजिएगा कि यही मासलेस स्ट्रिंग एक ब्लॉक है एम मास का, इससे कनेक्टेड है ये, यहाँ हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्लॉक जो होगा ये मोशन में होगा इधर की तरफ। ठीक है ना? दोनों में यस। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फिक्स सपोर्ट से अटैच्ड है, यहाँ ये मूविंग ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे भी टेंशन जो होगी वो सेम होगी। थ्रू आउट द स्ट्रिंग। हाँ, टेंशन सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल नहीं होगी, वो अलग होगी। कैसे निकलेगी उसको बाद में निकाल लेंगे, फिलहाल ये ध्यान रखना है कि ये दो ऐसी सिचुएशन है कि मासलेस स्ट्रिंग जो है, चाहे फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है चाहे मूवेबल सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो मासलेस स्ट्रिंग में एंटायर लेंथ पर टेंशन क्या होती है? सेम रहती सेम। है। एग्री हो ना भाई इस बात से? यस। अब यहाँ पे तुम्हारे पास फिक्स सपोर्ट के साथ में एक मासिव स्ट्रिंग है, मतलब मोटी सी रस्सी तुमने यहाँ कनेक्ट कर दी ऐसे, इस तरह।
ये मासिव स्ट्रिंग है, ये है फिक्स्ड सपोर्ट, ये मासिव स्ट्रिंग है। दोनों में डिफरेंस पता चल पा रहा है क्या है? आइडेंटिकल सिचुएशन थी, जैसी पहली थी वैसी ये है, बस दोनों में हमने पहले केस में मासलेस स्ट्रिंग यूज करी थी, अब के केस में हमने मासिव स्ट्रिंग यूज करी है, ठीक है ना? तो यस सर। यहाँ पे भी टेंशन throughout the length of string सेम है, जो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मासलेस स्ट्रिंग है चाहे मासिव स्ट्रिंग है, अगर वो एक एंड के ऊपर फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है और दूसरे एंड पे हम किसी फोर्स से उसको पुल कर रहे हैं, तो जो उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो एंटायर लेंथ में सेम होती है और वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। एग्री हो ना मैं इस बात से? यस सर। दूसरा, अब एक नई सिचुएशन इस तरह की अराइज हो सकती है कि जैसे तुम्हारे पास में एक मूवेबल ब्लॉक है, इसके साथ में तुमने क्या किया कि भाई एक स्ट्रिंग कनेक्ट करी, ये ये मासिव स्ट्रिंग है, ये मूविंग ब्लॉक है। अब इसमें तुम्हें ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे टेंशन T1 होगी, यहाँ पे टेंशन T2 होगी, यहाँ पे टेंशन T3 होगी, यहाँ पे टेंशन T4 होगी, यहाँ पे टेंशन T5 होगी, और ये इधर की तरफ हमने फोर्स इस पर अप्लाई किया है। तो तुम इसमें ध्यान रखना कि ऐसी सिचुएशन में जब मासिव स्ट्रिंग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो उसमें एंटायर लेंथ में टेंशन वेरी करती है और अलग अलग जगह टेंशन अलग अलग होती है। इसमें क्या होगा कि T1 ग्रेटर होगा T2 से, ग्रेटर होगा T3 से, ग्रेटर होगा T4 से, ग्रेटर होगा T5 से। ठीक है ना? यस सर। मतलब ये समझ लेना कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है स्ट्रिंग का, उसके अपोजिट टेंशन कम होती है। एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? जिस तरफ बॉडी में फोर्स है राइट की तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे टेंशन डिक्रीजेस opposite to the direction of acceleration in a massive string। इस तरह के केस भी हमें आगे जाके डील करने पड़ेंगे। सब लोगों को ये बात समझ आ गई भाई? हाँ सर। अभी चलो थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं चीजों को देखने की। मतलब एक स्ट्रिंग है, मैं तुम्हारे लिए फिगर बना देता हूँ। इस स्ट्रिंग के ऊपर दोनों तरफ फोर्स अप्लाइड है, लेफ्ट में भी और राइट में, और जो फोर्स अप्लाइड है वो दोनों तरफ ही 10 न्यूटन का फोर्स है। एग्री होना इस बात से? हाँ सर। तो यहाँ टेंशन कितनी होगी? टेंशन इन द स्ट्रिंग। या ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो इस तरह से पूछ सकते हैं भाई कि जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो इस स्प्रिंग मास सिस्टम को हमने
ऐसे एक टेबल पे अरेंज कर दिए, और टेबल पे अरेंज करने के बाद ये टेबल है, अब अ, फिर हमने क्या करा भाई कि हमने इस पे 1 किलोग्राम का फोर्स दोनों तरफ कनेक्ट कर दिया। तो तुम ये ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम फोर्स से कितना 1 किलोग्राम मास से कितना फोर्स जनरेट होता है, जिसका वेट होगा नीचे। वेट कितना होगा, एम जी। एम कितना है, 1 × 10, तो 10 न्यूटन का फोर्स तो होगा। होगा सर। तो इस स्प्रिंग के ऊपर इस तरफ कितना फोर्स है, 10 न्यूटन, और इधर कितना फोर्स है, 10 न्यूटन। तो तुम ये देखो कि ये दोनों सिचुएशन सेम है बिल्कुल, कभी तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। यस सर। तो यहाँ पूछेगा वो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है, 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ वो पूछेगा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है समझ। तो तुम मुझे जरा आंसर बता दो इसको। मतलब मैं चाहो तो तुम्हें ऑप्शन भी दे सकता हूँ, हालांकि ऑप्शन का कोई क्राइटेरिया बनता नहीं। ऑप्शन है 10 न्यूटन, दूसरा है 20 न्यूटन, सी, तीसरा है 0, फोर्थ है नन। इन चारों में से तुम्हें कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट दिखाई देता है, बोलो फटाफट। हम्म, एक सेकेंड सर। सोच लो आराम से। बी सर। चलो और कोई हो तो और कोई बता दो। यही लग हम्म, बोलो। अरे बोलो भाई कौन। 20। बस ये दो ही बच्चे हैं क्या। एक ने बताया कि बी पार्ट है आंसर, दूसरे ने भी बी बताया। ध्रुव, सर बी है। बी है। ईशान, युक्ति, टाइम का सिग्नल आ गया भाई, बोलो जल्दी जल्दी। सर बी लग रहा है। देखो, लगना अलग होता है, चीजें होती है अलग। साइंस में तुम्हें चीजें लग रही हैं ऐसा मुझे नहीं लगता, मतलब चीजें होती हैं, लगती नहीं चीजें। ऐसा ना बताया करो भाई कि ये लग रही है या ये है। ये बताया करो जी ये है।
और कोई बताने को नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन तुमने 9th में नहीं पढ़े? नहीं सर। यार 9th में है, ऐसे क्यों नहीं है? फोर्सेस वाले चैप्टर में क्या ही था फिर वो? हम्म। क्या सर? फोर्सेस वाले चैप्टर में फिर क्या ही था अगर ये नहीं था तो? ऐसे तो याद नहीं सर, 11th में पढ़े बस थे हम। लॉज ऑफ फोर्स थे। हाँ तो लॉज, अभी लॉज ऑफ फोर्स पे तो हम गए ही नहीं, अभी तो सिर्फ फोर्सेस को मार्क करने सीख रहे हैं पहले तो, कि टाइप्स ऑफ द फोर्स कैसे कैसे मार्क होंगे। उसमें ये नहीं था। और मुझे ढंग से क्लियर भी नहीं हुआ ये। अभी तो पढ़ाया ही नहीं, अभी क्लियर कहाँ से होगा? अभी तो सिर्फ पूछ नहीं, रहे हैं। आपने पिछली स्लाइड्स पे कुछ बताया था ना, तो मैं अटक रहा था। क्या चीज नहीं क्लियर हुई मुझे बता। ये- मतलब मुझे आवाज कट कट के आ रही मैं तो थी। ये बता रहा था कि हमारे पास 4 तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक मासलेस स्ट्रिंग है जो फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, एक मासलेस स्ट्रिंग है जो मूविंग ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो दोनों ही केस में एंटायर लेंथ पे टेंशन सेम होती है, और वो कितनी होती है वो कैलकुलेट करेंगे आगे। फिक्स सपोर्ट के केस में वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। अगर मासिव, पहले केस में मासलेस स्ट्रिंग थी दोनों ही जगह, यहाँ दोनों ही जगह मासिव स्ट्रिंग है। तो अगर मासिव स्ट्रिंग को हम किसी फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट करके रखेंगे तो वहां पे भी थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन सेम होती है। पर अगर मासिव स्ट्रिंग को मूविंग ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं तो वहां टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है, और वो स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन के अपोजिट डिक्रीज होती है। मतलब T1 सबसे बड़ी होगी, T2 सबसे और छोटी होगी, T5 सबसे छोटी होगी। बस अभी तो ये बताया। और मैंने फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ लिया कि अगर इस स्प्रिंग को हम दोनों तरफ 10 10 न्यूटन फोर्स से, या इस तरह की सिचुएशन जो स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड है बनती है, तो यहाँ रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस से स्प्रिंग में टेंशन कितनी है, सिर्फ ये पूछा है अभी तो। बोलो। तो और कोई नहीं 10 शायद। और कोई नहीं है बताने को? आदित्य। यस सर। बोलो भाई। तुम ये जो फर्स्ट नंबर वाली फोटो है ये देख पा रहे हो? यस सर। और ये जो फर्स्ट वाली फोटोग्राफ यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, ये देख पा रहे हो ये? हाँ सर। तो ये वाली फोटो जो यहाँ फर्स्ट नंबर उसका की, हाँ क्या कह रही हो? 10 होगा ना उसका। हाँ, और यहाँ पे भी देखो, और यहाँ पे भी देखो, ये सारी फिगर एक जैसी ही है भाई। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो, अगर तो हम दीवार के साथ में कोई स्ट्रिंग अटैच कर लेते हैं यूं, और इस स्ट्रिंग पे हम यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये फोर्स दीवार में जिस हुक से ये कनेक्टेड है उस हुक तक चला जाएगा 10 न्यूटन। बोलो। हाँ सर। अब न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ये स्ट्रिंग इस हुक को राइट की तरफ खींच रही है तो ये हुक जो होगा इस स्ट्रिंग पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाली सिचुएशन जो है ये, क्या तुम मुझे ये बता दो कि इस सिचुएशन के सिमिलर नहीं है? है सर। और यहाँ हमने क्या लिखा है अभी कि टेंशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम होती है अप्लाइड फोर्स। तो भाई 10 न्यूटन ही तो होगी, इसकी रीडिंग 10 न्यूटन ही आएगी। कुछ लोग इसका आंसर 0 दे देते हैं, कुछ लोग 20 न्यूटन दे देते हैं जैसे तुमने दिया है। और तुम ये ध्यान से देखो कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी 4 4 नंबर कटते हैं एग्जाम में। वो वाली बात सुनी नहीं थी, कौन सी? जो पिछली वाली थी जो आपने अभी बताई है। अब तो समझ आ इसलिए गया मैंने ना? ऐड कर दिया। यस सर। आज ना नेट की कोई दिक्कत है, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा क्या ये, मतलब मैं 2 कनेक्शन बदल चुका हूँ, दोनों में कुछ ना कुछ इश्यू होगा ही वीडियो ऑफ करने के बाद। चलो फिर आगे कल देखते हैं जैसा भी होगा। तुम थोड़ा सा इसे आगे पढ़ के आना, कल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जो वो है फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड। मतलब वो इस चैप्टर का सबसे बड़ी एक तरीके से है तुम लोगों के लिए, क्योंकि
बिना फेवर डायग्राम के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो कल थोड़ा सा काम उस पर करेंगे, ठीक है? और सर पेजेस आगे के भेजने थे इस चैप्टर के। ठीक है, मैं आज भेज दूंगा। या तुम एक बात बता दो, और कि ये जो लड़की है, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं उसका नाम, आती है उसको टाइमिंग का इशू है, तो हम टाइम बदल सकते हैं क्या कोई? किस टाइम सर? मैं तुम्हें टाइमिंग का ऑप्शन दे दूंगा, तुम उसमें से बता देना जिसमें सारे लोग एग्री। ठीक है सर, आपको पेज 11 से भेजना है। और ठीक है, 10 तक भेज चुका मैं। यस सर। ठीक है, मैं 11 का आगे भेज दूंगा। ओके सर। हेलो सिद्धांत, यस सर। या तू 11th वाले इनको 12th वाले बच्चों को बता देना, आज ना क्लास नहीं करेंगे क्योंकि नेट में कोई दिक्कत है, मेरी तबीयत भी है यार, मेरे कान में दिक्कत थी एक्चुअली। ठीक है सर। ठीक है। यस सर।